और ये चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जो आपके पास नोट्स है। इस चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल में पहले हमने डिस्कस किया कि पर्सनल स्टेटस क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया। आप इसको देख ले, आपको पता होगा कि पर्सनल स्टेटस किसे कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया रेजिडेंशियल स्टेटस, कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है, ठीक हो गया। अब रेजिडेंशियल स्टेटस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम फाइंड करते हैं फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस, और मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली ये कहां पे अप्लाई होता है टैक्स में, वो हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रेजिडेंशियल स्टेटस से की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपने फाइंड किया तो कैसे, क्यों फाइंड किया, इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ टोटल या टैक्सेबल इनकम। जी, इसको हम ये भी कह सकते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब यह है कि यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझिएगा, इस टॉपिक के ऊपर आपका पूरा इनकम टैक्स होगा कि कौन सा पर्सन अपने कौन कौन से इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देगा, ये चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा, कौन सी इनकम पाकिस्तान में कौन कौन से पर्सन की एग्जेम्प्ट होगी। एग्जेम्प्ट का मतलब दो वर्ड यूज होते हैं, एक एग्जेम्प्ट और एक एक्सेप्शन। एग्जेम्प्ट का वर्ड टैक्स में ज्यादा यूज होगा। एग्जेम्प्ट का मतलब, एग्जेम्प्ट का वर्ड जब भी यूज होगा तो इसका मतलब है ये इनकम के लिए यूज होगा कि इस इनकम पे टैक्स नहीं होगा पाकिस्तान में। एग्जेम्प्ट, एक्सेप्शन रूल के लिए हमेशा कि इस रूल का अगेंस्ट क्या है, उलट क्या है, ठीक है। तो एक्सेप्शन रूल के लिए यूज होता है और एग्जेम्प्ट हमेशा इनकम के लिए यूज होता है। एग्जेम्प्ट का वर्ड जब भी यूज हो तो उसका लिंक होगा इनकम के साथ, ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा पर्सनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस में हमने पढ़ा कि आपने बताना है जब रिटर्न फाइल करोगे कि आप इंडिविजुअल हो, आप एओपी हो, या फिर आप कंपनी या गवर्नमेंट। मैंने कहा कंपनी और गवर्नमेंट एक तरह से रिटर्न फाइल करते हैं। जब आपने रिटर्न फाइल करना हो तो इन तीन में से, इन तीन तरीकों से आपने टैक्स पे करना है। ये तरीके हैं। अगर इंडिविजुअल हो तो इस तरीके से, ये हम पढ़ेंगे आगे। अगर एओपी हो, अगर कंपनी हो, ये तो हमारे कोर्स में है, ये नहीं है। इसके बाद हमने 1 बाय 1 इनका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड किया, ठीक है। और हमने 1 बाय 1 देखा कि अ पर्सन में भी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, ठीक हो गया। ये हमने यहां तक पढ़ लिया। अब लोग कहता है कि अच्छा, इससे पहले एक और चीज आप समझ लीजिएगा, आप सोर्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम। टैक्स पर्पस के लिए पाकिस्तान में, फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। एक सोर्स को हम कहते हैं पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, और सेकंड सोर्स को हम कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम समझ लीजिएगा, आपसे कभी पूछेगा नहीं, वैसे समझना जरूरी है। पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब यह है कि जो इनकम आप अर्न करो उसका सोर्स अगर पाकिस्तान में प्रेजेंट है तो टैक्स पर्पस के लिए आप उसको आइडेंटिफाई करोगे एज अ पाकिस्तान सोर्स इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूं सीपी में, ठीक है, जो मुझे सैलरी मिल रही है, आपसे कोई पूछे कि अब्दुर्रहमान की ये सैलरी इनकम जो है ये कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप कहोगे पाकिस्तान सोर्स इनकम,
ठीक है, मेरा घर है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, ठीक है, मैंने रेंट आउट किया है, वहां से मुझे रेंट आ रहा है। आपसे कोई पूछे कि अब्दुर्रहमान का इस्लामाबाद में घर है, उसने रेंट आउट किया है, इतना रेंट आ रहा है, तो ये रेंट जो है अब्दुर्रहमान की कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है? आप कहोगे पाकिस्तान सोर्स इनकम। मेरा बिजनेस है पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड है, वहां से मुझे इनकम आ रही है, पाकिस्तान सोर्स इनकम। समझ में आ रही बात? इसी तरह अगर मैं जॉब कर रहा हूं यूके में और वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, डजंट मैटर कि पाकिस्तान में रिसीव करो। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मैं जॉब सिडनी में कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं जो मेरा स्विस बैंक अकाउंट में मेरा अकाउंट है उधर आपने मेरी सैलरी ट्रांसफर करनी है, तो सोर्स चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान सोर्स इनकम ही होगा। इसी तरह यूके में मैं जॉब कर रहा हूं, मैं सैलरी पाकिस्तान में रिसीव करूं, यूके में रिसीव करूं, यूएस में रिसीव करूं, यूएई में रिसीव करूं, दुनिया के जिस भी कंट्री में मैं रिसीव करूं, तो मैं कहूंगा कि यूके की जो मेरी सैलरी इनकम है ये फॉरेन सोर्स है। ठीक हो गया? इसी तरह अगर मेरा कोई फ्लैट है, कोई घर है और हम वो जो है रेंट आउट कर दे फॉरेन कंट्री में, उससे रेंट आ रहा है, फॉरेन सोर्स है। इसी तरह मेरा कोई बिजनेस है फॉरेन में एस्टेब्लिश्ड है, वहां से मुझे इनकम आ रही है, फॉरेन सोर्स इनकम। तो सोर्सेज ऑफ इनकम आसान से है, जो सोर्स पाकिस्तान में इनकम का प्रेजेंट हो पाकिस्तान सोर्स इनकम, और जो पाकिस्तान से बाहर हो किसी भी कंट्री में उसको फॉरेन सोर्स इनकम। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हमने फाइंड किया, यहां मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम फाइंड करते हैं टैक्स पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है, लोग कहता है कि रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, डजंट मैटर, इस बंदे की जितनी भी पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो उस इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा, टैक्सेबल होगा। जी बात समझिएगा, कोई पर्सन रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, डजंट मैटर, पाकिस्तान सोर्स इनकम अगर उसकी हो तो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पर नहीं देखना, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम जितनी भी होगी उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान सोर्स इनकम, जी पाकिस्तान क्लियर, अब आगे बताता हूं, ठीक है। लोग कहता है फिर ये पहली बात होगी। दूसरी बात, लोग कहता है अगर कोई पर्सन रेजिडेंट हो तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी। मतलब क्या हुआ कि रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, दोनों की अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो वो पाकिस्तान में उस पर टैक्स देंगे, ठीक है। प्लस दूसरा रूल क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहा, क्या हो रेजिडेंट, तो वो पाकिस्तान सोर्स के साथ साथ अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे भी पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा अगर वो रेजिडेंट हुआ। तो क्या मतलब हुआ, अगर इसको हम समराइज करें तो इसका मतलब यह है कि रेजिडेंट पर्सन जो पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तान में वो टैक्स पे करेगा कौन सी इनकम पे? अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम। दुनिया में जिस भी मुल्क से, पाकिस्तान समेत कहीं से भी वो इनकम अर्न करेगा, अगर वो रेजिडेंट बन गया तो वो उस पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, उस पे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल रूल क्या है? सेकंड, अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो फॉरेन सोर्स इनकम है नॉन रेजिडेंट की, वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। ये टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम का मतलब है, ये टॉपिक है, ये समझिए। क्लियर जी। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि कोई पर्सन रेजिडेंट हो, ये तो नॉर्मल रूल था, ये अभी आपको ये थोड़ा सा हमने चैप्टर 1 भी बनाया है, ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा, आप नॉर्मल रूल समझिएगा, ठीक है जी। अगला जो है, अब देखें, जिस रूल को मैं इंसर्कल कर रहा हूं, आपने वो रूल
एक बार समझना है, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं। मैंने रूल नंबर 2 को इनसर्कल किया। हमने अब भी पढ़ा कुछ सेकंड्स पहले कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान सोर्स हो तो टैक्सेबल होगी, प्लस हमने कहा सेकंड कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी। क्लियर? इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्सेप्शन यूज होता है वर्ड रूल के लिए। नॉर्मल रूल क्या था? अ पर्सन में बी रेजिडेंट देन ही और शी शैल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड वाइड इनकम, देन ही और शी शैल बी टैक्सेबल फॉर पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम। दोनों इनकम उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अब मैंने रूल क्या बता दिया? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बन जाएगी? नॉर्मल रूल ये था कि रेजिडेंट पर्सन अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा, तो एक्सेप्शन क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन ये बन जाएगा कि एक बंदा रेजिडेंट होगा लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट। वो पाकिस्तान में अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के 4 एक्सेप्शंस हम अभी पढ़ेंगे। कितने एक्सेप्शन? 4 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है? इन 4 एक्सेप्शंस में आपने हर एक में ये आपको पता होना चाहिए कि पर्सन रेजिडेंट होगा। ठीक हो गया? अगर किसी भी केस में पर्सन नॉन रेजिडेंट हुआ तो फिर एक्सेप्शन नहीं होगा। नॉर्मल रूल है, नॉन रेजिडेंट की वजह से भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो ये याद रखिए, इन एक्सेप्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि बंदा रेजिडेंट हो, फिर फॉरेन सोर्स इनकम उसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो ये एक्सेप्शन बनेगा। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसकी तो फॉरेन सोर्स इनकम वैसे भी एग्जेम्प्ट है। इधर हमने लिखा है कि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम, अभी हमने पहले लिख लिया। ठीक होगा? तो एक्सेप्शन में सबसे पहला एक्सेप्शन है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। जी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट किसे कहते हैं हम यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। लोग कहता है कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन जाए, कौन सा रेजिडेंट बन जाए? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, तो वो रेजिडेंट तो होगा लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पहले समझिएगा। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या है? कुछ कंडीशन है वो पूरे करने हैं, जिसमें पहला कंडीशन है कि ही और शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान ओनली by reason of his or her employment। जी, पहला कंडीशन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए कि ही और शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान ओनली बाय रीजन ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के साथ आप असाइनमेंट भी लिख सकते हो, मतलब वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान में वो प्रेजेंट हो तो वो पाकिस्तान घूमने फिरने ना आया हो, अपने रिश्तेदारों से मिलने ना आया हो। ये पाकिस्तानी सिटीजन भी हो सकता है बाहर जॉब कर रहा, ठीक है, और उसको बाहर अपनी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो पाकिस्तान में किसी असाइनमेंट पे भेज दे, ये फॉरेनर भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो अगर वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब के सिलसिले में घूमने फिरने या रिश्तेदारों के पास या दोस्तों से मिलने नहीं आया, ठीक हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ किस अपने काम की वजह से, अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से आया, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। सेकंड बी कंडीशन है कि उसकी फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयमेंट हिज आर हर स्टे इज नॉट मोर देन 3 years for a single assignment। ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है
he or she is present in Pakistan only by reason of employment. Second, he or she is present in Pakistan for single job. पाकिस्तान में आए हो लेकिन उसकी स्टे जो है पाकिस्तान में कितने से ज्यादा ना हो, 3 साल से ज्यादा ना हो, for 3 years. ठीक हो गया, 2 कंडीशन हो गए. और थर्ड, he or she does not bring or received his or her foreign source income in Pakistan. अब समझिएगा, कहता है कि ये 2 कंडीशन पूरे हो तो तीसरी ये भी चीज देखनी है, थर्ड कंडीशन, कि वो पाकिस्तान में न तो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम अपने साथ लेके आए और न किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम रिसीव करे. अगर ये कंडीशन वायलेट हो गया तो इस कंडीशन से सारी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए है वो यूएई में जॉब करता है और वो पाकिस्तान आया है, यूएई कंपनी ने उसको पाकिस्तान में भेजा है जॉब के सिलसिले में, ठीक है, वो पाकिस्तान आया है और उसकी यूएई में सैलरी थी 10 लाख, यूएई के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो रही हो, उधर ही वो रिसीव कर रहा हो, पाकिस्तान में नहीं रिसीव कर रहा, तो फिर तो पूरी इनकम एकदम. लेकिन अगर 1 मिलियन में से 2 लाख रुपए वो पाकिस्तान में रिसीव कर रहा है तो फिर 10 के 10 लाख टैक्सेबल नहीं हो गए, सिर्फ इनकम का वो पोर्शन पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगा जो वो पाकिस्तान में रिसीव कर रहा है, दैट इज ओनली 2 रिस्क. क्लियर? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, चाइनीज जो है वो डैम के सिलसिले में, डैम बनाने के सिलसिले में पाकिस्तान आ जाए, ठीक है, और उनका जो जॉब हो, असाइनमेंट हो, वो फॉर लेस देन 3 इयर्स हो या 3 साल के लिए हो, ठीक है, वो इसमें, लेकिन याद रखें वो 3 साल के लिए आए और क्या बन जाए, रेजिडेंट. ये कंडीशन याद रखिएगा. अगर नॉन रेजिडेंट हो फिर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम वैसे एग्जेम्प्ट है, तो फिर उसकी चाइना सोर्स इनकम जितनी भी होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान. हाँ, फिर बच्चे सोचते हैं कि सर ये इधर मैंने कहा सिंगल असाइनमेंट, अगर एक जॉब के लिए आए तो एक जॉब के लिए 3 साल, वो जॉब खत्म हो गया, वापस चला गया, महीने बाद वो किसी सेकंड असाइनमेंट पे आ जाए तो फिर 3 साल नए से, फिर 3 इयर्स वाले फिर नए हो जाएंगे, ये फॉर अ सिंगल जॉब. तो ये था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट. शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की अगर वो रेजिडेंट बन जाए तो उसको हम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहते हैं. अगर तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करेगा जी. इसके बाद है हमारा सेकंड जो हमारा एक्सेप्शन है, उसको हम कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट. रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट जी. रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट जो था ये फॉरेनर्स को सोच के ये रूल सेट किया गया था. रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट जो है ये अपने पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए सेट किया गया था. तो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का क्या मतलब है, पहले मतलब समझिएगा. रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का मतलब है कि लोग कहता है कि पहला कंडीशन वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, सेकंड वो रेजिडेंट हो इन करंट टैक्स ईयर, क्या हो, रेजिडेंट इन करंट टैक्स ईयर, पहला कंडीशन ये पूरा होना चाहिए. तो ये तो हमने इधर मैंने पहले बात ये बताई थी कि इन चारों एक्सेप्शन में बंदे का क्या होना, पर्सन का क्या होना जरूरी है, रेजिडेंट, ठीक है. तो रेजिडेंट इन करंट टैक्स ईयर वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सेकंड, नॉन रेजिडेंट हो इन प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर, पिछले 4 इयर्स में वो नॉन रेजिडेंट रहा, पिछले 4 साल में वो क्या रहा, नॉन रेजिडेंट रहा इन प्रीसीडिंग 4 टैक्स इयर्स. ठीक हो गया, 4 टैक्स इयर्स में वो क्या रहा हो, नॉन रेजिडेंट रहा. इसका मतलब क्या है? अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिल्कुल वो पाकिस्तान में आया हो. नहीं, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस का आने जाने से, सिटीजनशिप से, सीएनआईसी से, पासपोर्ट से, नेशनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं. पाकिस्तान आया हो लेकिन किसी भी टैक्स ईयर में
सिंगल टैक्स ईयर 12 मंथ्स में उसने जो है 183 डेज पूरे ना किए हो तो वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान आया होगा, लेकिन 183 डेज पूरे नहीं किए वो नॉन रेजिडेंट रहा। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस पूरे करें तो लॉ कहता है कि उसकी करंट टैक्स ईयर की, टैक्स ईयर का वर्ड सुन के आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके बाद हम टैक्स ईयर ही पढ़ेंगे। करंट टैक्स ईयर की प्लस नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर की फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब इधर जो एग्जेम्पशन मिल रही है, जो क्रेडिट मिल रहा है वो कितने इयर्स के लिए मिल रहा है, 2 टैक्स इयर्स के लिए। करंट टैक्स ईयर प्लस नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर की जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो फॉरेन सोर्स इनकम पे 2 सालों के लिए पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। थर्ड हमारा जो एक्सेप्शन है वो है फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ, दूसरा भी बंद करें मार्क रेजिडेंट जी। तो थर्ड हमारा जो एक्सेप्शन है वो है फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक हो गया, ये फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये तो नाम जो है इस सेक्शन का जो प्रोविजन है वो खुद से बता रहा है कि अगर फॉरेन सोर्स सैलरी हो, बाकी इनकम की बात नहीं करा, ऊपर जो इनकम थे वो कोई भी इनकम हो सकते थे। ठीक है, इधर जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होनी है, सैलरी, सैलरी इनकम। तो फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल की एक्सप्लेनेशन क्या है? लॉ कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान यूएई में जॉब कर रहा है और वो पाकिस्तान आ जाए किसी टैक्स ईयर में, और इस टैक्स ईयर में, सिंगल टैक्स ईयर में 183 डेज मैंने पूरे कर लिए और मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाता हूं, तो अब यूएई की नॉर्मल रूल है कि रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है। हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, अब इसमें एग्जेम्प्ट होगी, तो लॉ कहता है एग्जेम्प्ट होगी, उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अब्दुर्रहमान जो है, पहला कंडीशन कि अब्दुर्रहमान जो है वो फॉरेन सोर्स सैलरी जो अब्दुर्रहमान की है वो फॉरेन में फॉरेन अथॉरिटीज को, जैसे कौन से अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को, कौन से अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को, अब्दुर्रहमान अपनी इस फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन अथॉरिटीज को, उस मतलब अब्दुर्रहमान यूएई के सैलरी पे यूएई के अथॉरिटीज को टैक्स पे करे। ठीक हो गया, क्या करें, टैक्स पे करे। तो लॉ कहता है अब्दुर्रहमान अगर फिर पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान में उसकी वो रेजिडेंट बन जाए तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि उसने फॉरेन में अपनी सैलरी पे टैक्स पे कर दिया है। ये एक कंडीशन। दूसरा बी, अच्छा कुछ बच्चे इसमें कहते हैं कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, नहीं, वो कंडीशन खत्म हो गए, इसका दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं, वो पूरा हो जाए फिर भी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में एग्जिम। ये दूसरे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर अब्दुर्रहमान पाकिस्तान में आ जाए, 183 डेज पूरे कर ले और फॉरेन में यूएई में मैंने अपनी सैलरी पे टैक्स पे भी नहीं किया, फिर मैं कह रहा हूं ये वाला कंडीशन पूरा नहीं किया, मैंने फॉरेन में टैक्स पे नहीं किया, लेकिन लॉ कहता है, मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर के लिए आपने समझना है कि हमारा टैक्स ईयर है 1 जुलाई 19 to 30 जून 20, और पाकिस्तान में आके अब्दुर्रहमान इस फॉर एग्जांपल इस 1 जुलाई के बाद आ जाए और 183 डेज मेरे पूरे हो जाए पाकिस्तान में, तो मैं रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बन के क्या कहता है नॉर्मल रूल, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन लॉ कहता है अब्दुर्रहमान अगर तुम ये कंडीशन पूरी कर लो तो आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी, सिर्फ बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, वो चीजें नहीं, सिर्फ सैलरी, तो आपकी सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो कंडीशन क्या है कि अब्दुर्रहमान
पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, लीव पाकिस्तान बिफोर ईयर एंड। ईयर एंड का मतलब क्या है? 30 जून 2020, जो हमारा टैक्स है। मतलब क्या हुआ कि अगर के पाकिस्तान में प्रेजेंट ना हुआ, बेशक मैं अफगानिस्तान चला जाऊं, लेकिन 30 जून को मैं पाकिस्तान में ना हूं, 1 जुलाई 2020 को फिर वापस आ जाऊं, सिर्फ और सिर्फ ये एक दिन मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक हो गया? मतलब 29 जून को रात 11:59 तक मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया 30 जून 2020 रात 12 बजे तक मेरे किसी दूसरे मुल्क में गुजार दिए, फिर वापस आ गया, लोग कहते हैं अब्दुर्रहमान की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली लोग करते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं। यूएई में मैंने एग्जांपल दे दिया, यूएई में वैसे भी टैक्स नहीं है, अभी इंपोज हुआ है। तो लोग आते थे 183 डेज, 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 200 डेज, लेकिन 30 जून से पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा करके वो कहते हैं 30 जून से पहले तो अक्सर 25 जून को, 26 जून को पाकिस्तान छोड़ के चले जाते थे, तो उनकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती थी। अभी तक ये रूल चल रहा है। और नंबर 4 एक्सेप्शन है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। ये आप सुन लीजिएगा गौर से कि कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट, जी इस एक और बात याद रख लीजिएगा, सिर्फ इसका मतलब टैक्स ट्रीटी नहीं होगा। टैक्स ट्रीटी मैंने कहा ये एक एग्रीमेंट का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक हो गया? गवर्नमेंट लेवल पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अच्छा, ये मैं आपको एक शेप बता रहा हूं जो हमारे एक्सेप्शन में फिट हो रहा है, मैं सिर्फ वो शेप एग्रीमेंट का बता रहा हूं, इसके अलावा किसी भी तरह ये एग्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के दरमियान टैक्स ट्रीटी डिसाइड हुआ। उसमें ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, गौर से अल्फाज सुनिएगा, अगर समझना है तो बार बार सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट को इस टैक्स ट्रीटी में डिसाइड हुआ दोनों के दरमियान। वो एग्रीमेंट क्या था? गौर से सुनिएगा कि यूके गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में हमारे मतलब यूके जितने सिटीजन हैं उनसे आप पाकिस्तान में टैक्स लेंगे। कंडीशन पहला क्या था टैक्स ट्रीटी का? यूके गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे यूके सिटीजन जितने भी पाकिस्तान में हैं तो वो आपको पाकिस्तान में टैक्स देंगे अपनी इनकम के ऊपर, जो पाकिस्तान में वो अर्न करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद पाकिस्तान क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान के सिटीजन जितने यूके में हैं वो यूके इनकम पे यूके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक हो गया? अब टैक्स ट्रीटी में क्या था? दूसरी कंडीशन ये थी कि यूके गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे ये सिटीजन्स मतलब यूके सिटीजन्स जो पाकिस्तान में टैक्स पे करके जब कभी अपने वतन वापस आएंगे तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे यूके में, वो जब कभी पाकिस्तान वापस आएंगे और रेजिडेंट भी बन जाएंगे तो हम उनसे दोबारा यूके इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं लेंगे। ये था टैक्स ट्रीटी टाइप। ये एक शेप मैंने आपको बता दिया, किसी भी किस्म का ये हो सकता है। ओके जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला टॉपिक। अल्लाह हाफिज।